वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इससे पहले की जो वीडियो हमने स्टार्ट की थी उसमें चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे यूनिट 1 का। ठीक है, उस चैप्टर में हमारे क्या क्या टॉपिक हमें कवर करने हैं? परागण क्रिया, निषेचन, भ्रूणकोश और भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। ठीक है, पहले हम लोग परागण क्रिया को कवर कर चुके हैं कि परागण क्या होता है, और परागण से पहले हम लोगों ने बात कर ली कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का परिवर्धन किस प्रकार से हो रहा है ना, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है। युग्मक तैयार हो गए उसमें, उसके बाद हम लोगों ने बात की कि पराग कोश से परागकण कहाँ गिर रहे हैं? वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। ये प्रोसेस क्या कहला रही है? परागण कहला रही है। परागण को हमने कितने भागों में डिवाइड किया था? 2 भागों में। परागण 2 प्रकार से होता है, एक स्वपरागण होता है और एक परपरागण होता है। स्वपरागण 2 प्रकार का, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। ठीक है, उसके बारे में हमने बात कर ली कि कौन कौन से अनुकूलन होते हैं, युक्तियां पाई जाती हैं, ये बात हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी परपरागण के बारे में, डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन के बाद हमने बात की कि उसके अनुकूलन क्या क्या हो सकते हैं, उसकी युक्तियां क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, अब परागण प्रक्रिया हो गई, पराग कोश से परागकण निकल गए और वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। परागण वहीं तक खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं निषेचन के बारे में। ठीक है, निषेचन क्या है? देखिए, जनरली अगर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है और जनरली अगर इस बात पर देखें तो निषेचन क्या होगा कि मेल एंड फीमेल गैमेट का आपस में संलयन होना या उनका आपस में मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है ना। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिल जाते हैं तो मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निषेचन कहलाती है, यानी कि उनका संलयन होना निषेचन कहलाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं आवर्त बीजीय पादपों के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? नर और मादा युग्मक बन गए, नर युग्मक वहां से निकलकर मादा युग्मक वर्तिकाग्र पर गिर चुके हैं। अब आगे की प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो निषेचन की परिभाषा क्या हो जाएगी? कि नर व मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। ठीक है, अब ये क्या है? इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक है ना। अगर हम प्लांट के बेसिस पे बात करें आवर्त बीजीय पादपों के संदर्भ में तो यहां पर आ जाएगा परागकण की हम बात कर रहे हैं, और परागकण में भी किसकी बात कर रहे हैं? नर सेल्स की या नर युग्मकों के बारे में, है ना। और यहां पर हम बात करते हैं इसमें बीजांड के बारे में या अंड कोशिका के बारे में। ये दोनों जो होते हैं वो एन होते हैं और दोनों के संलयन की प्रोसेस क्या कहला रही है? निषेचन कहलाती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि पादप में, आवर्त बीजीय पादपों में निषेचन कितने चरणों में संपन्न होता है। तो इसके चरण हम लोग यहां पर क्लियर करते हैं। निषेचन के जो चरण होंगे, सबसे पहला चरण होगा परागकणों का अंकुरण होना। ठीक है, दूसरा पराग नलिका की वृद्धि। ठीक है, तीसरा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ठीक है, चौथा पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश।
और लास्ट प्रोसेस आती है इसकी निषेचन, जिसे हम लोग युग्मक सलियन और त्रिसलियन के रूप में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चरण है इसके कि निषेचन क्या है। तो नर व मादा युग्मकों के सलियन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। क्लियर? और इसके क्या क्या चरण हो जाएंगे? पराग कणों का अंकुरण होना, पराग नलिका की वृद्धि होना, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, और पांचवा टॉपिक आता है निषेचन, जिसके अंदर हम द्विसलियन या त्रिसलियन दोनों प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, है ना। डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन भी बोल सकते हैं और त्रिसलियन भी बोल सकते हैं। अब ये दोनों चीजें क्या हैं हम लोग बाद में देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। सबसे पहला आता है पराग कणों का अंकुरण होना। ठीक है, अब ये कैसे होगा? हम लोग फीमेल पोर्शन को बना लेते हैं ताकि सारी प्रोसेस को हम लोग कवर कर सकेंगे आराम से। यहां पर ये बीजांड वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये बीजांड काय हो जाएगा और इसमें भ्रूणकोश हो जाता है ना। इसमें अंदर की तरफ कोशिकाएं पाई जा रही हैं, 8 कोशिकाएं। ठीक है, ये संरचना होती है इसकी जो हम लोगों ने पहले भी बनाई है। ठीक है, ये फीमेल पोर्शन हो गया। इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, जिसमें बीजांड है, बीजांड के अंदर बीजांड काय हो जाएगा और उसके अंदर भ्रूणकोश पाया जा रहा है, जिसके अंदर 8 कोशिकीय अवस्था है। ठीक है, अब एक एक स्टेप को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ध्यान रखना, हम लोगों ने परागण पढ़ लिया, परागण के बाद ही निषेचन की प्रोसेस आएगी। परागण और निषेचन दोनों अलग अलग होते हैं। परागण का सिर्फ इतना सा मतलब है कि पराग कोश से परागकण निकलेंगे और वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, ये प्रोसेस कहलाती है परागण। और निषेचन क्या होगा कि जो परागकण वर्तिकाग्र पर गिरा है वो बीजांड के अंदर कैसे प्रवेश कर रहा है और अंड कोशिका से नर युग्मक कैसे सलित हो रहे हैं, ये पूरी जो प्रोसेस होगी ये कहलाती है निषेचन। और निषेचन के अंदर निम्न चरणों में इस टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहला आएगा पराग कणों का अंकुरण होना। अब जैसे ये वर्तिकाग्र है, यहां पर कोई भी परागकण गिर चुका है। ठीक है, जैसे ही परागकण यहां गिरेगा, अब क्या होने वाला है कि वर्तिकाग्र पर जो स्टार्च, वसा, शर्करा, रेजिन ये पदार्थ पाए जाते हैं, ये पदार्थ क्या काम करते हैं कि जो परागकण वर्तिकाग्र पर गिरा है उसका आसानी से अंकुरण हो सके। ठीक है, तो जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर गिरेगा, इस वर्तिकाग्र पर पाए जाने वाले वसा, रेजिन, शर्करा जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ इस परागकण को अंकुरण के लिए प्रेरित करते हैं। आगे बात समझ में। अब जैसे ही अंकुरित होगा तो क्या स्थिति होने वाली है कि इसकी जो बाह्य परत होती है, जो स्पोरोकोलोनिन की बनी हुई है, ये क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाती है और अंदर की जो ये लेयर होती है, अंदर की जो अंतस त्वचा है, ये उन सूक्ष्म जनन छिद्रों से बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, और बाहर की ओर निकल करके एक नलिका बनाती है जो वर्तिका के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये चीज क्या कहला रही है? पराग कणों का अंकुरण होना। अरे बात समझ में आपको कि परागकण कैसे अंकुरित होंगे कि जब पराग कोश से परागकण निकलते हैं, वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, तो वर्तिकाग्र पर पाए जाने वाले जो वसा है, रेजिन है या स्टार्च तत्व हैं, ये सारे के सारे ये परागकणों को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। और इस परागकण की जो संरचना में हम लोगों ने जनन छिद्र पढ़े थे, उन जनन छिद्रों से ये जो अंदर की अंतस्त्वचा होती है, ये एक नलिका के रूप में बाहर निकल जाती है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? परागकणों का अंकुरण कहलाएगा। आ रही बात समझ में? एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि अधिकतर जो पादप होते हैं
उनमें ये परागकण एक नलिका के रूप में ही अंकुरित होते हैं, यानी कि इन परागकणों के अंकुरण के बाद इनसे सिर्फ एक नलिका ही नीचे की ओर निकलती है। लेकिन कुकुरबिटेसी या मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं इनमें एक से ज्यादा नलिकाएं निकल सकती हैं, जो पराग नलिका जिन्हें हम लोग कह रहे हैं, एक से ज्यादा निकल सकती हैं, लेकिन एंड में सिर्फ एक ही क्रियाशील रहेगी और अंडाशय तक केवल एक ही पराग नलिका जाती है, बाकी की पराग नलिकाएं यहीं नष्ट हो जाती हैं। आ रही बात समझ में? तो पराग नलिका के आधार पर अगर हम अंकुरण की बात करें तो ये दो प्रकार का हो जाएगा, एक पराग नलिकीय अंकुरण और बहु पराग नलिकीय अंकुरण। एक पराग नलिकीय अंकुरण में क्या हो रहा है कि पराग कण से सिर्फ एक पराग नलिका निकलती है जो अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है। लेकिन कुकुरबिटेसी या मालवेसी कुल के पादपों में क्या होगा कि एक अंकुरण एक से ज्यादा पराग नलिकाएं निकालता है, लेकिन उनमें से केवल एक ही सक्रिय रहेगी और नीचे की तरफ प्रवेश करना शुरू कर देती है। बात समझ में आ गई? तो पहला टॉपिक हो गया हमारा पराग कणों का अंकुरण होना। ठीक है, दूसरी बात हम लोग करते हैं पराग नलिका की वृद्धि। अब पराग नलिका जो ये निकली है, ये पराग नलिका आगे की तरफ वृद्धि कैसे करती है? ठीक है, तो ये वर्तिकाग्र पर अंकुरण होने के बाद जो पराग नलिका होगी ये वर्तिका से होती हुई अंदर की ओर प्रवेश करती है। यानी कि इस पराग नलिका की वृद्धि का होना किस पर निर्भर करता है? इस वर्तिका में पाए जाने वाले केमिकल के आधार पर। यानी कि ये पराग नलिका आगे की तरफ ग्रोथ करके नीचे की ओर जा रही है, तो इसमें कौन हेल्प करेगा? वर्तिका की जो आंतरिक संरचना होती है, अंदर के जो रासायनिक केमिकल पाए जाते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। अब क्या होगा, ये दो या तीन प्रकार से हो सकता है। कुछ पादपों में क्या होता है कि जो इंटरनल जो वर्तिका होती है ये वर्तिका खोखली होती है। ठीक है, और इन खोखली अवस्था में सिर्फ यहाँ पर श्लेष्मिक पदार्थ, लसलसा पदार्थ भरा रहता है, जिसमें से होकर के ये पराग नलिका आसानी से नीचे की ओर क्या होता है, ग्रोथ कर लेती है और अंदर की तरफ प्रवेश करना शुरू कर देती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें यहाँ पर उत्तक पाए जाते हैं और उन उत्तकों को पेक्टिनेज एंजाइम अपघटित करता है और उसी के बाद ये पराग नलिका अंदर की ओर प्रवेश करना शुरू कर देती है। आइए बात समझ में आपको? तो ये पराग नलिका क्या होगा, नीचे की तरफ आकर के अंडाशय वाले पोर्शन में आ जाती है। तो दो टॉपिक क्लियर हो गए कि पराग कणों का अंकुरण कैसे होगा। तो पराग कोश से निकले हुए परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और वहां गिरने के बाद वहां पर उपस्थित रेजिन, वसा और इनकी उपस्थिति में ये परागकण अंकुरित होंगे और अंकुरित होने के बाद जो आंतरिक चोल होती है वो आंतरिक चोल एक्टिवेट होकर के एक नलिका के रूप में बाहर निकलती है। कहां से बाहर निकलेगी? जो परागकणों की बाहरी सतह पर जो जनन छिद्र हमने पढ़े थे उन जनन छिद्रों से बाहर निकलती है। आगे बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर एक चीज आती है कि अंकुरण काल क्या होता है या अंकुरण समय क्या होता है। तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद से लेकर उनके अंकुरण तक का समय क्या कहलाएगा? अंकुरण काल कहलाता है। आगे बात समझ में? ये अंकुरित हो चुका है, उसके बाद क्या होगा? पराग नलिका की वृद्धि। तो पराग नलिका की वृद्धि कैसे हो रही है? तो पराग नलिका जब अंकुरित हो जाती है तो ये वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक आएगी। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या होती है कि यहाँ पर कुछ पादपों में या तो ये खाली होती है तो श्लेष्मा भरा होगा या यहाँ पर हार्ड उत्तक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर स्थिति क्या होगी? अगर श्लेष्मा होगी तो ये आसानी से सरकती हुई नीचे आ जाएगी, और अगर यहाँ पर उत्तक पाए जा रहे हैं तो पहले पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से उनका क्या होगा? अपघटन होगा, और अपघटन होने के बाद जब ये मार्ग सुलभ हो जाता है तो पराग नलिका अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है। आगे बात समझ में? पराग नलिका की वृद्धि होना या इसकी लंबाई का होना किस पर डिपेंड करेगा कि पादप में वर्तिका की लंबाई कितनी है, उस आधार पर ही पराग नलिका की वृद्धि डिपेंड करती है। जैसे यहां पर मान लीजिए कि कोई पादपों में पराग नलिका लंबी है, जैसे मक्का में होती है। मक्का में आपने देखा होगा कि जो प्लांट होता है उस प्लांट में यहां पर भुट्टे लगते हैं, है ना, लेकिन उसमें आपने ऊपर की तरफ हल्के हल्के रोएदार बाल देखे होंगे। तो वो बाल क्या है? फीमेल
पुष्प वाले पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र होती हैं, यानी कि जो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय वाला पोर्शन बाहर की तरफ लटका रहता है। तो अंडाशय तो अंदर पाया जाएगा और ये जो तंतु लटके रहते हैं ये बाहर की तरफ वर्तिकाग्र, और पूरी लंबी संरचना इसकी क्या होती है, वर्तिका होती है। और मेल फ्लावर कहाँ होते हैं मक्का में, टॉप एरिया पर जो मंजरी लगती है वो मेल फ्लावर होते हैं। तो इनमें लंबी संरचना है, ठीक है, और कुछ पादपों में क्या होती है, छोटी संरचना होती है। तो जिनमें लंबी होगी उनमें परागनलिका को भी लंबा मार्ग तय करना पड़ेगा, तो उनमें परागनलिका की लंबाई में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और जिन पुष्पों में जिन पुष्पों में वर्तिका छोटी होगी वहां पर उनको ज्यादा लंबाई नहीं तय करनी पड़ती, तो वहां पर वो छोटे आकार में लंबी कम होती है। तो मक्का के अंदर जो परागनलिका की लंबाई होती है वो अप्रोक्स होती है 450 मिलीमीटर, इतनी लंबी परागनलिका में लंबाई पाई जाती है। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें कि जो परागनलिका अंदर की ओर ग्रोथ कर रही है इसका मार्गदर्शन कौन करता है, इसका गाइड कौन करेगा, इसको नीचे की तरफ प्रेरित कौन करता है, तो यहां पर वर्तिका अंडाशय के जो केमिकल होंगे वो केमिकल इस परागनलिका को गाइड करते हैं नीचे की तरफ आने के लिए। आगे बात समझ में। अब तीसरा टॉपिक आता है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। अब ये परागनलिका वर्तिकाग्र पर अंकुरित हुई, वर्तिका से होती हुई अंदर की तरफ आई, अंदर की तरफ आने के बाद तीसरा टॉपिक है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश कैसे होता है। ये जो बीजांड है इस बीजांड में ये परागनलिका एंटर कैसे करेगी, तो यहाँ पर 3 मार्ग इसके पास होते हैं। पहला मार्ग तो होता है कि ये सीधे निभाग की ओर से एंटर कर जाए, है ना। दूसरा, यहां से अगर नहीं करे तो इसके पास से होती हुई नीचे की ओर आकर बीजांड द्वार से एंटर करे, दूसरा मार्ग ये हो सकता है। अगर ये भी नहीं हो तो तीसरा इसके पास ऑप्शन होता है कि ये आकर के इस अध्यावरणों से अंदर की तरफ आने के बाद बीजांड में प्रवेश करे। तो 3 मार्ग होंगे परागनलिका का बीजांड में प्रवेश के, ठीक है, और उन्हीं तीनों को हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। परागनलिका बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करेगी वो हम लोग यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से देखेंगे उनको। पहले हम बीजांड बना लेते हैं तीनों। तीनों बीजांड एक समान संरचना के हमने बनाए हैं, क्योंकि अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं, तो हमें तीनों स्टेप को यहाँ पर समझने के लिए हम लोगों ने 3 बीजांड क्लियर किए हैं, ठीक है। ये 3 बीजांड हैं। हम लोगों ने बात की अभी कि जो परागनलिका होती है वो बीजांड में कैसे प्रवेश कर रही है, ठीक है। ये अंडाशय के अंदर हमने बीजांड वाले पोर्शन 3 कंप्लीट किए हैं। 3 प्रकार हमने बनाए थे। पहला हमने बताया था निभागीय प्रवेश, ठीक है। दूसरा हमने बताया था अध्यावरणीय प्रवेश, और तीसरा हमने बताया था बीजांड द्वारीय प्रवेश। इसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश, जो अधिकतर पादपों में देखा जाता है। अब बीजांड द्वारीय प्रवेश हम लोगों को डायग्राम अच्छे से पता है, इसके निभाग वाला पोर्शन कौन सा होता है, बीजांड आवरण वाला पोर्शन कौन सा होता है, और बीजांड द्वार वाला पोर्शन कौन सा होता है। उसका टॉप एरिया जो है ये वाला, ये तो कौन सा कहलाएगा, निभाग कहलाता है। इसके नीचे जो अध्यावरण जहां पर आकर के सीमित हो जाते हैं, जहां पर ये नहीं पाए जाते, वो हिस्सा कहलाएगा बीजांड द्वार, और यानी कि बीजांड का द्वार होता है। और उसके बाद अध्यावरण की हम बात करें तो साइड में जो कवर होते हैं 1 या 2 स्तर पाए जाते हैं, ये बीजांड आवरण कहलाएंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग बात करते हैं
कि बीजांड द्वारीय प्रवेश किस प्रकार से होगा। तो हम लोगों ने उस डायग्राम में बनाया था कि जो पराग नलिका वर्तिकाग्र से वर्तिका में आती है, वर्तिका से नीचे की ओर आएगी। तो अब क्या होगा, ये पराग नलिका इसके सहारे सहारे आती हुई नीचे की ओर आती है, ठीक है, इसके सहारे सहारे आएगी और नीचे की ओर आकर बीजांड द्वार से अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। ये है पराग नलिका जो बीजांड द्वारीय प्रवेश हो कर रही है, बीजांड द्वार से अंदर की ओर एंटर हो रही है। सेकंड हम बात करें अध्यावरणीय प्रवेश। तो अध्यावरणीय प्रवेश क्या होगा कि ये पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश ना करके इसके अध्यावरणों में से एंटर करती है। ये अध्यावरण पाए जाएंगे तो यहां से ये एंटर कर जाएगी अंदर की तरफ भेदती हुई और इसके पास से होती हुई अंदर की ओर आकर बीजांड द्वार से अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। ठीक है, सेकंड ये हो सकता है। या थर्ड क्या होगा, निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश कैसे, ऊपर की संरचना से आएगी ये पराग नलिका, निभाग के एरिया से एंटर करती है और वही संरचना बनाती है इस तरह से पास में स्ट्रक्चर बनाएगी और बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश कर जाती है। इन तीनों में सिमिलरिटीज क्या हैं कि तीनों में जो पराग नलिका है वो एक लास्ट में जाकर बीजांड द्वार से ही एंटर कर रही है, लेकिन स्टार्टिंग में कहां से आ रही है, किस मार्ग से होकर आ रही है, उस आधार पर हम इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या हो जाएगा, बीजांड द्वारीय प्रवेश, यानी कि जो पराग नलिका ऊपर से आ रही है, वर्तिकाग्र पर अंकुरित हुआ परागकण, वहां से पराग नलिका निकली, वर्तिका से होती हुई कहां आई, अंडाशय में, अंडाशय से बीजांड के पास से होती हुई, नजदीक से होती हुई बीजांड द्वार से ही अंदर एंटर करती है। पूरे बीजांड को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगी, सिर्फ साइड में आकर के नीचे से एंटर कर जाती है। तो ये कहलाता है बीजांड द्वारीय प्रवेश। दूसरा आएगा अध्यावरणीय प्रवेश, यानी कि जो पराग नलिका होती है वो वर्तिकाग्र में अंकुरित होगी, वर्तिका से आएगी और वहां से आती हुई बीजांड द्वार के पास से अंदर की ओर एंटर कर जाती है, न कि नीचे से आती है, पास से एंटर कर जाएगी और भ्रूण कोश बीजांड काई के पास से होती हुई बीजांड द्वार से अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है। और तीसरे में क्या होगा, ये निभाग वाले पोर्शन यानी कि ऊपरी एरिया से अंदर की तरफ एंटर करती है और वो बीजांड काई के पास से होती हुई अंदर की ओर एंटर कर जाती है। तो तीन प्रकार से पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश होता है। आगे बात समझ में, तो ये तीन प्रकार से होगा। अब बात करते हैं पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश कैसे होता है, ठीक है। ये तीनों क्लियर हो गया। हमने निषेचन पढ़ा, आवर्त बीजीय पादपों में निषेचन कैसे होगा, तो इसके लिए 5 चरण हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर किए हैं कि परागकणों का अंकुरण होना, दूसरा पराग नलिका की वृद्धि होना, तीसरा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, चौथा भ्रूणकोश में प्रवेश और पांचवा आएगा द्विनिषेचन या त्रिसलियन, या हम उसको निषेचन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला टॉपिक क्लियर कर लिया, परागकणों का अंकुरण होना। निषेचन होने के लिए परागकणों का अंकुरण होना जरूरी है, क्योंकि परागण प्रोसेस में क्या हुआ कि परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर तो गिर गए, अब ये तो हो गया परागण, लेकिन आगे की प्रोसेस का क्या, तो आगे की प्रोसेस होती है निषेचन वाली प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें पहला हो गया अंकुरण होना, यानी कि जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर गिरेगा वहां पर जो वसा रेजिन पाया जा रहा है, शर्करा पाई जा रही है, उसके प्रभाव से जो परागकण होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के बाद जो जनन छिद्र होंगे, उन जनन छिद्रों से जो अंतस्थ त्वचा होती है वो एक नलिका के रूप में बाहर निकल जाती है। वही चीज क्या कहलाती है, परागकणों का अंकुरण होना। अब यहाँ पर वो एक प्रकार से एक नलिकी हो सकता है या बहुनलिकी हो सकता है। एक नलिकी अधिकतर पादपों में होता है, बहुनलिकी कुकुरबिडेसी और मालवेसी कुल के पादपों में देखा जाता है। दूसरा आता है पराग नलिका की वृद्धि का होना। तो पराग नलिका की वृद्धि कैसे होगी कि परागकण जब अंकुरित हुआ, पराग नलिका निकल चुकी है, तो वो पराग नलिका अब आगे की ओर प्रेरित होती है, क्योंकि उसे एटलीस्ट कहां पहुंचना है, बीजांड के अंदर पहुंचना है, लेकिन उसे मार्ग कौन सा अपनाना पड़ेगा, उसे वर्तिका से होते हुए ही नीचे आना पड़ेगा। यानी कि वर्तिका जो होती है वो पराग नलिका के लिए एक सेतु का काम करती है, एक पुल का काम करती है, जिसमें से होकर वो वर्तिका बीजांड में अंदर प्रवेश करती है।
पराग नलिका बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। अब यहाँ पर जो पराग नलिका होती है वो उसको प्रेरित कौन करेगा, तो यहाँ पर वर्तिका और अंडाशय में पाए जाने वाले जो केमिकल होते हैं वो उसको गाइड करते हैं, प्रेरित करते हैं और एक निश्चित दिशा दिखाते हैं ताकि वो नीचे की तरफ आ सके। बहुत से पादपों में जो वर्तिका होती है वो खोखली होती है, लेकिन वहां पर श्लेष्मा का लसलसा तरल पदार्थ पाया जाता है जिसमें से वो आसानी से अंदर की तरफ एंटर कर जाती है। लेकिन कुछ पादपों में ये हार्ड होती है क्योंकि इसके अंदर उत्तक पाए जा सकते हैं। तो पहले जो उत्तक होते हैं वो पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से अपघटित होंगे और अपघटित होने के बाद ही वहां से पराग नलिका अंदर की ओर एंटर कर पाती है। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरा देखा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कैसे होता है। अंकुरण हो गया, पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय वाले एरिया में आ चुकी है, वहां पर पाया जाता है बीजांड। इस बीजांड के अंदर पराग नलिका एंटर कैसे करती है, तो उसके 3 मार्ग हो सकते हैं या 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला आएगा बीजांड द्वार से प्रवेश कर जाए, दूसरा उसके निभाग टॉप वाले एरिया से अंदर घुस जाए, या तीसरा उसके जो बीजांड आवरण होते हैं उनसे अंदर की अध्यावरण होते हैं उनसे वो अंदर की तरफ एंटर कर जाए। पहला हमने पढ़ा है बीजांड द्वारीय प्रवेश। तो इसमें क्या होगा कि जो पराग नलिका होती है वो बीजांड के सहारे से होती हुई नीचे की तरफ आती है और बीजांड द्वार से अंदर की तरफ प्रवेश कर जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा अध्यावरणीय प्रवेश। तो इसमें क्या होगा कि पराग नलिका नीचे की तरफ आती है और मध्य में आकर जो बीजांड आवरण होते हैं इन आवरणों को भेदती हुई अंदर की तरफ आ जाती है और नीचे आकर के बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश कर जाएगी। तीसरा है निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश में क्या हो रहा है कि जो पराग नलिका होगी ये निभाग यानी कि ऊपरी एरिया से अंदर की तरफ प्रवेश कर जाएगी और बीजांड काय के सहारे से होती हुई बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये 3 टॉपिक हमारे कवर हो गए। अब बात करते हैं पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश कैसे होता है, क्योंकि मेन इंपोर्टेंट ये है कि पराग नलिका जब तक भ्रूणकोश के अंदर नहीं आएगी वो जो नर युग्मक उसके साथ हैं वो नर युग्मक अंदर अंड कोशिका से सलित नहीं होंगे। तो वहां पर चौथी स्टेप आ जाती है भ्रूणकोश में प्रवेश कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमने बीजांड की संरचना प्रारूपिक बीजांड बनाया था। ठीक है, उसके अंदर हमने बनाया था कि सबसे पहले आवरण होता है, बीजांड आवरण उसे कह रहे हैं, फिर बीच में एक स्तर पाया जाता है, इसे हम कहते हैं बीजांड काय। उस बीजांड काय के अंदर होते हैं भ्रूणकोश और उस भ्रूणकोश के अंदर पाई जाती हैं 8 कोशिकाएं। ठीक है, तो उस भ्रूणकोश में कैसे एंट्री हो रही है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें मैंने पहले बताया था आपको जब हम संरचना पढ़ रहे थे कि अंदर की तरफ 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन जो बीजांड द्वार होता है जहां पर एंट्री होती है वहां पर 3 कोशिकाएं होंगी, जिनमें से 2 सहायक कोशिकाएं और उनके मध्य में ऊपर की ओर अंड कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो जो पराग नलिका है वो भ्रूणकोश में कैसे प्रवेश कर रही है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। ये एक प्रारूपिक बीजांड जो हमने पहले भी बना चुके हैं हम लोग। इसके अंदर ये एक बीजांड काय होता है। ठीक है, और इसमें पाया जाता है भ्रूणकोश जिसमें 8 कोशिकाएं पाई जा रही हैं। ठीक है, ये बीजांड काय वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया बीजांड द्वार, ये निभाग हो गया, ये भ्रूणकोश ये बीजांड काय हो गया, ये भ्रूणकोश हो गया जिसमें 8 कोशिकाएं पाई जा रही हैं। अब पराग नलिका भ्रूणकोश में कैसे प्रवेश करती है। हमने बीजांड में प्रवेश देख लिया इसका, ये बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाएगी बीजांड द्वार से, अध्यावरण से, निभाग से। अब जैसे ही पराग नलिका अंदर की ओर आती है, इस पराग नलिका में क्या क्या चीजें हैं, एक तो कायिक कोशिका है और 2 नर युग्मक हैं। ठीक है, अब स्थिति क्या होगी कि जैसे ही पराग नलिका बीजांड द्वार के नजदीक आती है और भ्रूणकोश में एंटर करती है, उस दौरान जो सहायक कोशिकाएं होती हैं
उनमें से एक कोशिका या दोनों कोशिकाएं अपहासित हो जाती हैं, यानी कि नष्ट हो जाती हैं। और जैसे ही वो नष्ट होंगी, उनका जो कोशिकीय लिक्विड है वो वहां पर फैल जाता है और पराग नलिका अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही पराग नलिका अंदर की ओर आएगी, उसका जो शीर्ष भाग होता है, उसका जो टॉप एरिया होता है, वहां पर एक सूक्ष्म छिद्र हो जाता है और उसी सूक्ष्म छिद्र के माध्यम से जो नर युग्मक होते हैं वो कहां एंटर कर जाएंगे, भ्रूणकोश में एंटर कर जाते हैं। आगे बात समझ में? तो पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश कैसे होता है, अगर ये पूछ लिया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा कि जब पराग नलिका भ्रूणकोश में एंटर करती है तो यहाँ एंटर करने के बाद जो कायिक कोशिकाएं होती हैं वो अपहासित हो जाती हैं। अपहासित क्यों हो रही है? क्योंकि जब पराग नलिका यहाँ पर पास में आएगी तो इसके उत्तेजना से या कोई हम केमिकल स्त्रवण से वो सहायक कोशिकाएं जो होंगी वो नष्ट हो जाती हैं। वो नष्ट होने के बाद वहां पर इनका जो कोशिकीय तरल होता है वो फैल जाएगा और पराग नलिका में एक सूक्ष्म छिद्र हो जाता है और उस सूक्ष्म छिद्र के कारण ही जो नर युग्मक है वो कहां एंटर कर जाएंगे, भ्रूणकोश में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक आता है हमारा निषेचन। अब निषेचन कहें या द्विनिषेचन या त्रिसलियन कहें, बात एक ही है। अब ये कैसे संपन्न होगा? अगर आपसे निषेचन पूछ ले या द्विनिषेचन पूछ ले, द्विनिषेचन व त्रिसलियन ये पूछ ले तो भी चीज वही बतानी है हमें कि निषेचन क्या है, द्विनिषेचन क्या है। देखिए, केवल ये आवर्तबीजीय पादपों में ही पाई जाती है। हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं कि निषेचन किस प्रकार से होता है आवर्तबीजीय पादपों में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आवर्तबीजीय पादपों में निषेचन समझाइए तो भी यही जवाब देना है, या पूछ लिया जाए कि द्विनिषेचन और त्रिसलियन क्या है समझाइए तो भी यही जवाब देना है। अब क्या होगा, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा। कई बार इसको अलग से क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है कि निषेचन क्या है या द्विनिषेचन त्रिसलियन क्या है। अब स्थिति क्या होती है यहाँ पे कि इस प्रकार की जो कंडीशन आप देख रहे हैं कि द्विनिषेचन क्या है और त्रिसलियन क्या है, ये कंडीशन सिर्फ एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजीय पादपों में ही पाई जाती है, अदर किसी में नहीं पाई जाएगी। यहां पर क्या होगा कि इन पादपों में दो प्रकार से निषेचन होता है, एक सत्य निषेचन होगा या प्राथमिक निषेचन होगा। ठीक है, आवर्तबीजीय पादपों में दो प्रकार से निषेचन होता है। पहला होता है प्राथमिक निषेचन, इसको हम सत्य निषेचन भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है द्वितीयक निषेचन। ठीक है, अब प्राथमिक निषेचन क्या होगा, यहां तक कि आपने सारी स्टेप पढ़ ली कि जैसे ही पराग नलिका बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश करी, उसके बाद उसमें क्या पाए जा रहे हैं, दो नर युग्मक पाए जा रहे हैं, है ना। और जो भ्रूणकोश है, अब उसमें क्या क्या सेफ रह चुका है, ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं सेफ रह चुकी हैं और मध्य में 2 ध्रुवीय कोशिकाएं सेफ हैं और एक अंड कोशिका सेफ है। सहायक कोशिकाएं अपघटित हो चुकी हैं। तो जैसे ही पराग नलिका अंदर की ओर आएगी, उसमें जो छिद्र हुआ है वहां से जो नर युग्मक होते हैं वो नर युग्मक अंदर एंटर कर जाते हैं और अंदर एंटर करने के बाद जो पहला नर युग्मक होगा वो अंड कोशिका से वहीं पर सलित कर लेगा, जो क्या कहलाता है, प्राथमिक निषेचन या सत्य निषेचन कहलाएगा। अरे बात समझ में, जिसको हम युग्मक सलियन भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक निषेचन सत्य निषेचन समझ में आ गया। अब दूसरा क्या होगा, जो दूसरा नर युग्मक होता है, हमने पढ़ा था ना कि नलिका में 2 नर युग्मक आते हैं, तो पहला तो अंड कोशिका से सलियन हो जाएगा तो भ्रूण बनाएगा ना, तो पहला निषेचन उसे कहते हैं जो सत्य प्रकार का निषेचन कहलाता है। और दूसरा द्वितीय निषेचन क्या होगा कि जो दूसरा नर युग्मक होता है वो अमीबीय गति करता हुआ अंदर की ओर जाएगा, है ना, और अंदर की ओर जाने के बाद किससे मेल करेगा, ध्रुवीय कोशिकाओं से मेल करता है। इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं प्रैक्टिकली। जैसे ये हम लोग डायग्राम बनाते हैं भ्रूणकोश का, है ना, यहाँ पर 3 कोशिकाएं हैं, ये है प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, ये है ध्रुवीय कोशिकाएं और यहां पर थी 2 सहायक कोशिकाएं और एक अंड कोशिकाएं, सभी N कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब जैसे ही पराग नलिका अंदर एंटर करती है तो यहां पर सहायक कोशिकाएं तो क्या हो जाएगी, अपहासित हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक छिद्र हो जाता है और पीछे की तरफ जो 2 नर युग्मक आ रहे थे वो भी N है और अंदर सारी कोशिकाएं भी N होती हैं। तो ये जो पहला नर युग्मक होगा, ये जैसे ही अंदर एंटर करता है इस अंड कोशिका से क्या हो जाता है, इसका सलियन हो जाएगा और ये भी N है और जो
जो नर युग्मक है वो भी क्या है, एन है। तो दोनों के सलियन से कौन सी स्थिति बनेगी, 2n स्थिति बनती है। और 2n स्थिति के बाद वो चीज क्या कहला रही है, भ्रूण कहला रही है या फिर एम्ब्रियो कहलाता है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार का जो निषेचन होगा वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक या सत्य निषेचन कहलाता है। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, इन दोनों के सलियन से तो भ्रूण बन गया, अब बचा क्या, दूसरा नर युग्मक बचा है ना। तो ये क्या करता है, अंदर की ओर आएगा और जैसे अब ये इसको तो हम हटा देते हैं, ये तो भ्रूण तैयार हो गया 2n वाला है ना, 2n है ये। अब क्या होगा, जो दूसरा नर युग्मक आ रहा है ये इसके अंदर आने के बाद अमीबी गति करता हुआ रेंगता हुआ कहां जाएगा, इन दोनों कोशिकाओं के नजदीक जाता है। और नजदीक जाने के बाद इस युग्मक से ये दोनों सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, सलित हो जाती हैं। अब ये दोनों भी क्या थी, n+n थी, और ये एक और n वाली संरचना चली गई तो कितने n हो गए, 3n हो गए है ना। एक और नर युग्मक यहाँ चला गया तो इन तीनों के मिलने से जो संरचना बनती है वो क्या बनेगी, 3n बनती है। और इस संरचना को क्या नाम दिया जाता है, भ्रूण कोश नाम दिया जाए, सॉरी भ्रूण पोष नाम दिया जाता है। यानी कि भ्रूण का पोषण होता है ये ग्रोथ करके इसकी कोशिकाओं में विभाजन होते हैं और विभाजन होने के बाद ये भोजन की आपूर्ति करेगा किसको, भ्रूण को, ताकि वो जीवित बना रहे जब तक कि बीजों का अंकुरण नहीं हो जाता। और जैसे ही ये निषेचन संपन्न हो जाता है ये कोशिकाएं सब अपहासित हो जाती हैं और ये जो भ्रूण कोश होगा ये भ्रूण में कन्वर्ट हो जाएगा, बीजांड बीज में कन्वर्ट हो जाएगा और नशे फल में कन्वर्ट हो जाता है और पूरी तरह से निषेचन संपन्न हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर समझ में आ गया कि द्विनिषेचन क्या है और त्रिसलियन क्या है। जो पहला नर युग्मक है वो अंड कोशिका से मिलेगा तो प्रथम निषेचन कहलाता है, और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिकाओं से मिलेगा तो दूसरा निषेचन कहलाता है। यानी कि दो निषेचन संपन्न होते हैं यहाँ पे, तो द्विनिषेचन हम लोग यहाँ पर कहते हैं। ठीक है। और त्रिसलियन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा नर युग्मक है वो दो ध्रुवीय कोशिकाओं से मिलता है तो बनने वाली संरचना कौन सी होती है, 3n बन जाती है। तो वो त्रिसलियन वाली स्थिति होगी, यानी कि तीन जो अगुणित केंद्रक वाली कोशिकाएं थी वो तीनों कोशिकाएं सलित हुई है, तो त्रिसलियन हम लोग वहां पर नाम देते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई आपको कि द्विनिषेचन क्या है और त्रिसलियन क्या है। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि द्विनिषेचन का महत्व क्या है। अगर द्विनिषेचन पादपों में हो रहा है, स्पेशली एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, तो इसका क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है इसका। तो सबसे इसके मेन दो लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ तो ये है कि जो दूसरा निषेचन होगा जिसे हम त्रिसलियन भी कह रहे हैं, वो दूसरा निषेचन होने के बाद इसमें भ्रूण पोष बनता है। भ्रूण पोष यानी कि भ्रूण का पोषण बनेगा। क्या काम करेगा, वो भ्रूण पोष इस भ्रूण को या जो इसमें जो एम्ब्रियो बन रहा है, जो भ्रूण बन रहा है, उस भ्रूण को पोषण देने का काम करता है ताकि वो लंबे समय तक जीवित बना रहे। कई बार हम लोग जो बीजों को भंडारण कर देते हैं ना, तो वो बीज लंबे समय तक अंकुरण क्षमता वाले बने रहते हैं, यानी कि उसको जब भी मौसम में लगाएंगे वो बीज अंकुरित हो जाएगा। तो वो भ्रूण अंदर जिंदा कैसे है, इसलिए जिंदा है क्योंकि जब निषेचन हो गया था उस दौरान उसमें त्रिसलियन होने से क्या बना था, भ्रूण पोष बना था, यानी कि भ्रूण का पोषण बना था। और वो भ्रूण पोष जब तक बीज अंकुरित नहीं होता है उस भ्रूण को लगातार पोषण देता रहता है ताकि वो जिंदा अवस्था में बना रहे या सरवाइव कर सके। पहला लाभ तो ये हो गया द्विनिषेचन का। अब दूसरा लाभ क्या होगा कि कई वैज्ञानिक इस चीज को मानते हैं कि संकर ओज होने के लिए क्या जरूरी है, मात्रक और पैतृक दोनों के गुणों का समन्वय होना जरूरी है। अब त्रिसलियन में क्या हो रहा है, इसमें मात्रक गुण भी आ गए और पैतृक गुण भी आ गए। तो मात्रक गुण क्या होते हैं कि जो ध्रुवीय कोशिका है वो तो मात्रक सेल्स हैं, ठीक है, और दूसरा नर युग्मक जो आएगा वो क्या है, पैतृक सेल्स हैं। तो दोनों के मिलने से जो भ्रूणपोष बनता है वो भ्रूणपोष बेटर संकर ओज वाला होता है, बेटर क्वालिटी का होगा, तो भ्रूण को बेटर प्रकार से पोषण दे पाएगा और भ्रूण जो होता है वो अधिक समय तक जीवित बना रहेगा और उसमें नए लक्षणों की संभावनाएं अधिक रहती हैं। बात समझ में आ गई आपको। तो आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि निषेचन क्या है। एक बार हम इसको रैंडमली देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाएगा। चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं कि परागण प्रोसेस क्या होती है, परागण कितने प्रकार से होगा, कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। तो इन शॉर्ट में परागण क्या होता है कि जब नर और मादा युग्मक आपस में बन जाते हैं तो पराग कोश से परागकण निकलेंगे और वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, परागण प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है। बात करते हैं सेकंड निषेचन के बारे में। तो जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर गिरेगा उसके बाद क्या होने वाला है, वो
अंकुरित होगा। अंकुरित क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वर्तिकाग्र पर जो शर्करा, वसा और रेजिन पाए जाते हैं, ये पदार्थ उसको प्रेरित करते हैं ताकि वो अंकुरित हो सके। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो परागकण में जनन छिद्र पाए जाते हैं, उन जनन छिद्रों से अंतः त्वचा जो होती है या अंदर की जो भित्ति होती है वो नलिका के रूप में बाहर निकल जाती है, और बाहर निकलने के बाद कहां पर प्रवेश करेगी? वर्तिका में प्रवेश करती है। तो वर्तिका में क्या होगा कि वर्तिका में प्रवेश करने के दौरान वर्तिका में जो श्लेष्मा पदार्थ पाया जाएगा या जो अपघटित उत्तक पाए जाते हैं, उनसे होती हुई अंडाशय में प्रवेश करती है। अब उसका जो मार्ग होता है उसका डिसाइड कौन करेगा, उसको गाइड कौन करेगा? तो वर्तिका और अंडाशय में पाए जाने वाले जो केमिकल होंगे वो उसको गाइड करते हैं और अंदर की तरफ प्रवेश करवाते हैं। जैसे ही वो अंडाशय में प्रवेश कर जाएगी तो उसको बीजाणु में प्रवेश करना है। तो बीजाणु में प्रवेश 3 प्रकार से होगा। एक तो होता है बीजाणु द्वारीय प्रवेश, अंदर की तरफ से एंटर कर जाए। सेकंड होता है अध्यावरणीय प्रवेश, यानी कि उसकी बॉडी के साइड में से फिर बीजाणु काय से होती हुई अंदर की तरफ प्रवेश करे। और तीसरा होता है निभागीय प्रवेश, यानी कि टॉप एरिया से अंदर की तरफ आए, उसके बाद बीजाणु काय से होती हुई कहां प्रवेश करे? बीजाणु द्वार से अंदर की ओर प्रवेश करें। तो 3 प्रकार से प्रवेश होता है। चौथा हम बात करते हैं भ्रूण कोश में प्रवेश कैसे होगा। तो जैसे बीजाणु द्वार से अंदर की तरफ प्रवेश करेगा तो सहायक कोशिकाएं जो होती हैं वो अपघटित हो जाती हैं, और उनका जो कोशिकीय पदार्थ होता है उसमें से होकर पराग नलिका अंदर की ओर आएगी, जिससे पराग नलिका में एक छिद्र हो जाता है। और छिद्र होने के बाद अगली स्टेप आती है निषेचन वाली प्रोसेस। निषेचन में क्या होता है कि जो अंदर की तरफ पराग नलिका में जो 2 नरयुग्मक पाए जा रहे हैं और भ्रूणकोश के अंदर अंड कोशिका और ध्रुवीय कोशिकाएं पाई जा रही हैं, ठीक है, सब एन संरचनाएं हैं। तो पहला जो नरयुग्मक होता है वो तो निषेचन करता है अंड कोशिका से, तो बनेगा क्या? 2n भ्रूण बनता है। इसे हम प्राथमिक या सत्य निषेचन कहेंगे। और सेकंड अवस्था क्या होगी? जो दूसरा जो नरयुग्मक है पीछे की तरफ वो अमीबीय गति रेंगता हुआ ध्रुवीय कोशिकाओं से जाकर के मिलता है, जिससे 3n वाली संरचना तैयार होती है, जिसे हम भ्रूणपोष नाम देते हैं। इस प्रकार से एंजियोस्पर्म पादपों में द्विसलियन और द्विनिषेचन और त्रिसलियन वाली प्रोसेस देखने को मिलती है। यानी कि 2 बार तो इसमें निषेचन हुआ, पहले नरयुग्मक से अंड कोशिका से पहला निषेचन और दूसरे नरयुग्मक का ध्रुवीय कोशिकाओं से दूसरा निषेचन। तो 2 निषेचन होते हैं। और त्रिसलियन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दूसरा नरयुग्मक 2n ध्रुवीय कोशिकाओं से मिलता है, तो n और तीसरा नरयुग्मक वाला n, तो 3n वाली संरचना बनती है, जिसे हम कहते हैं भ्रूणपोष। अब बात करते हैं कि द्विनिषेचन और त्रिसलियन का महत्व क्या है। तो महत्व ये हो जाएगा कि जो भ्रूणपोष बनेगा वो भ्रूणपोष उस भ्रूण को पोषक तत्व देगा, आहार देगा, ताकि जब तक उसका अंकुरण नहीं होता है वो भ्रूण जीवित अवस्था में बना रहे, और जैसे ही उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी वो भ्रूण अंकुरित होकर के प्ररोह और मूल तंत्र विकसित करके बाहर आ सके। सेकंड क्या होता है कि जो भ्रूणकोश बनता है उसमें पैतृक और मात्रक दोनों गुण समाहित होते हैं। तो उससे क्या होने वाला है कि पादप में जो हाइब्रिड विगर होता है, संकर ओज होता है, उसकी क्वालिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक तरह से प्लस पॉइंट होता है। आगे बात समझ में? तो आज का टॉपिक हमारा कवर हो गया, परागण और निषेचन हम लोग समझ चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।